नमस्कार दोस्तों, मैं संतोरो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया। रिवीजन में मैंने फुल स्पीड में आपको ये समझाया कि अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपने अच्छे से स्टडी किया है, स्मार्ट स्टडी किया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो आप प्रश्न देखते ही उसका आंसर आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कल आपको बहुत कम समय दिया था आपके प्रश्नों को हल करने के लिए। आज फिर उसी तरह से टेस्ट है। कल तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से था, लेकिन आज का जो प्रश्न है वो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों से है। देखते हैं आज आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये परफॉर्मेंस जो होगी वो आपकी स्पीड, आपके परफॉर्मेंस को तय करेगी। आप कितनी मेहनत करते हैं या फिर आपने कितना सीखा, ये सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि आप कितने प्रश्न हल करेंगे। तो देर ना करते हुए जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो लोग वीडियो अभी नहीं पहुंच पाया है जिनके पास, उनके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू की जाए आज की क्लास। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भाई मैं कहता नहीं, इसीलिए कहता हूं कि जब क्लासेस पूरी तरह से आपको निःशुल्क मिल रही हैं तो कमेंट तो आपके प्रश्न के लिए है, प्रश्न का उत्तर करेंगे आप। लाइक भाई हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो आइए दोस्त, देर ना करते हुए पूरी ऊर्जा और निष्ठा से इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस इतना सा जानिए कि प्रश्न आए हुए हैं। अगर पेपर में आए हुए प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं और मैंने पढ़ाया हुआ है, यार ये तो रिवीजन है ना, रिवीजन है तो रिवीजन में मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार पढ़ाए हुए प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हो ही गया। आइए, ये रहे प्रश्न आपके सामने और पहला प्रश्न कौन सा है वो तो अब स्क्रीन बोर्ड पर आने के बाद ही पता चलेगा। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया। धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है, इसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। ये आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक लगभग लगातार पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप कौन सा एरिया चूज करते हैं उस हिसाब से कंफर्म आपको ये होता है कि भाई आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आगे। लेकिन बताइए, हाई स्कूल के लेवल का, हाई स्कूल का भी नहीं, कक्षा 8 तक भी आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कक्षा 8 तक ही मिल जाती हैं। तो बताइए, धावन सोडा यानी कि जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं, जिसे आप लोग सर्फ कहते हैं, जिसे सर्फ एक्सेल कहते हैं, उसका क्या पूछा है? रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम से पहले मैं रासायनिक सूत्र लिख दूं तो ये होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। तब तक आप आंसर या कमेंट कर ही दिए होंगे, क्योंकि इतने में जितना मैं इतने में बताऊंगा इतने में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। प्रश्न का नंबर लिखिएगा ऐसे, जैसे पहला है, पहले का कौन सा वाला सही होगा वो वाला आपको लिखना है। तो जैसे इसमें पहले का सी वाला सही होगा तो 1C ऐसे लिख देंगे आप लोग, तो समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा आंसर कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के बाद नीचे देखिए सोडियम क्लोराइड दिया है, इसे साधारण नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न अभी आगे मिलेंगे। और ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षार है। और ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न, ये जो बात है ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो रिवीजन में मैं सारे प्रश्नों को, अगर सारे ऑप्शन को इस तरह से व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबी क्लास जाएगी। तो रिवीजन के टाइम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, हल्का हल्का व्याख्या कर दूंगा। तो हल्के व्याख्या पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो अब इसी में ये सोडियम बाइकार्बोनेट में आप बीच में ऐसे लगा दीजिए, इसको यहाँ से टॉयस हटा दीजिए और इसको CO3 कर दीजिए, तो ये खाने का सोडा हो जाता, ये खाने का सोडा हो जाता भाई। तो ये देखिए आपका पहले में कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया इसमें से। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितना अच्छा लग रहा है आपको। तो चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई पहले में कौन सा सही हुआ? क्या पहले में सी हुआ? क्या हमारे माथे पर कैपिटल C लिखा हुआ है क्या? कैपिटल C का मतलब समझते हैं आप? बहुत समझना।
पागल समझना। चलिए छोड़िए, विटामिन सी ले लीजिए, विटामिन सी उसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ और इसमें विटामिन सी पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम मैं आपको बता दूं तो देखिए, ये रेटिनॉल है यानी कि ए का है, विटामिन ए का है। कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल किसका होता है भाई? तो कैल्सीफेरॉल डी का होता है। और टोकोफेरॉल किसका होता है? टेको नहीं, टोकोफेरॉल ये ई का होता है। तो इन तीनों का जब हो गया तो आप आंसर दे ही चुके होंगे कि विटामिन सी का क्या होता है। तो विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। मैं इससे ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बस आपको इसमें आपको ये क्या है, रिवीजन क्लास के तौर पे है, तो रिवीजन क्लास में बहुत ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा। बाकी आप मेरी क्लासेस देखते होंगे, मैं आपको चारों का चारों ऑप्शन जो होता है उसकी व्याख्या करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। तो इसमें आपको रिवीजन में, आप जानते हैं रिवीजन समझिए, अपना टेस्ट समझिए, जो भी आपकी मर्जी हो दोनों में से समझ लीजिए और इसका आंसर देते रहिए, ठीक है। तो चलिए बेहतरीन प्रश्न है और आपसे मैंने ये हल करवाया हुआ है, मैंने ही हल करवाया हुआ है और सारे ऑप्शनों को व्याख्या पूरी तरीके से व्याख्या किया था। इनमें क्या पाया जाता है, क्या इनका नाम है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैंने बताया है। तो अब बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। ये रहा प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 3 पर आइए भाई, क्या है इसमें? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, इतना ही जानते रहिए, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना भाई? पहले ही इसका बता दिया, तो पहले बता दिया तो आप जानते रहिए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया भी होता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम आप क्या जानते हैं? तो अभी रेटिनॉल बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी पर चलते हैं, विटामिन सी कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? अब ये बताइए, ये क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? मीथेन क्या होता है? ओजोन क्या होता है? तो ये आपके लिए मैं छोड़ दूं क्या? क्योंकि ओजोन, मीथेन, क्लोरोपिक्रीन और ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहा है, इसमें से बहुत ज्यादा वो नहीं है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए एक कमेंट पर मैं आपके लोगों के कमेंट पर छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोगों के कमेंट पर छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए रिवीजन में एक प्रश्न भी आपके लिए छूट गया, तो ये हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए इस प्रश्न का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैंने तीसरे चौथी क्लास में ही, मतलब पीछे जो तीसरी चौथी क्लास आपकी होगी उसमें आप देखेंगे तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम दोनों बताया हुआ है। तो इसमें से बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मेरे दोस्त? तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है भाई? कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। और कैल्शियम सल्फेट का लिखा कैसे जाता है? CaSO4 हाफ इंटू हाफ H2O, इसी को कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट को। इसमें आगे भाई कहेंगे डेकाहाइड्रेट कहेंगे या हेमीहाइड्रेट, जो आप हेमीहाइड्रेट कहेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये राइट आंसर आपका पड़ा हुआ है। बाकी ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखा हुआ है। किसका सूत्र लिखा हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखा हुआ है। और इधर देखेंगे सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है। सोडियम सल्फेट यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है ये पूछ रहा है। तो विटामिन सी का क्या? मांस है, आंवला है, दूध है, गाजर है। देखिए गाजर ए के लिए जरूरी होता है, तो ये जो दूध होता है यार, दूध तो सबके लिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा? तो ये डी में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और मांस तो भाई आपके लिए जानते हैं आप, लगभग इसका भी सभी में पाया जाता है, लेकिन आप जानते रहिए विटामिन के में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है, विटामिन के में और ई में। विटामिन के और ई में इसकी के नहीं भाई, डी और ई में इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा आवश्यकता होती है। बचा क्या? अब ये बताइए, जो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टा फल कौन सा है? आंवला है। आसान सा प्रश्न है, इसके प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत मेहनत गहीगे, जाने दीजिए। पूरी कहावत अब क्या ही कहें, गहगे मार कहबरे बारे। तो कहबरे अभी आप लोग नहीं पहुंचे हैं, जानते हैं कि बेरोजगार होने से, बेरोजगारी क्या होती है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 2018 के बाद से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली है यूपी में
शिक्षक की देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं पीईटी करवाई जा रही है, लगातार करवाई जा रही है पीईटी, लेकिन पीईटी में नहीं हुआ था। अब इसके बाद 2023 के बाद 2025 में पीईटी करवाई जा रही है, पीईटी करवाई जा रही है जो कि 3 साल के लिए आपके मायने होगी। बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके बाद देखेंगे और कोई भर्ती हुई थी, पर सिपाही की हुई थी। सिपाही की भर्ती जो हुई भाई उसमें जो लोग हो गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं हुए हैं उनके लिए फिर से आ रही है। और पीईटी के लिए जो भाई लेखपाल और वीडियो और ये सब सहायक क्लर्क ये सब बनना चाहते हैं, तो लोअर पीसीएस सीसीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए पीईटी जरूरी है। पीईटी जरूरी है तो भाई पीईटी पास करना ही पड़ेगा। तो इसमें से देखिए कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बता दीजिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने बताया बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे B1 होना चाहिए भाई, ये B1 होना चाहिए, B2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेरी बेरी जो होगा वो विटामिन बी की कमी से होगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होगा। इससे नपुंसकता होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है, और इससे क्या होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानते रहिए। मैं सारी चीजें हल्के में बताकर निकल रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा वजन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया आपको कि इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, अरे आपका ये रिवीजन है, रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मैं कितना बताऊंगा आपको। चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन किसे कहते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, दो ही प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। वाटर मतलब जल में घुलनशील हो जाएगा और एक फैट का हो जाएगा। वसा में घुलनशील वाटर वाला जो होते हैं ये होता है बी और सी होते हैं, BC होते हैं। और उसके बाद जो बच्चे ADE के जहां पर भी हो इनको आंसर लगा लीजिएगा। कहाँ है? ADK, E नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से सभी तीनों ऑप्शन है, तीनों सही हो गए। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादाजी। दादाजी सही ऑप्शन हो गए। तो चलिए दादाजी को छोड़िए, अब इसमें देखिए इसमें कौन से हो रहे हैं। तो इसमें आपको देखेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन अभी भी बता के निकल रहा हूँ, बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कैप, कैप चाहे कैट देखिए, कैप चाहे कैट देखिए, तो ये कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैप्टन। कैप्टन जो होते हैं वो देखिए सबको लेकर चलते हैं, यानी बी और सी दोनों को लेकर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेकर चलेंगे, तो विटामिन सी है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी बताया हूं मैंने कि कौन सा रोग होता है। तो इसमें बताइए, स्कर्वी जो होता है सी से होता है, बेरी बेरी बी से होता है, एनीमिया जो होता है ये 6 में भी देखने को, 9 में भी देखने को और 12 में भी देखने को मिलेगा। आपको इन सब में देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो अलग हो गया। तो बचा कौन? रतौंधी। रतौंधी जो बचा है यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बन गया? तो रतौंधी बन गया, यानी कि ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? प्रश्न बेहतरीन है, क्योंकि ये आपके लिए पहले भी आए हुए हैं, तो आप इनमें कुछ दाग नहीं लगा सकते कि ये प्रश्न कैसे हैं, खराब है या अच्छे हैं। तो ये प्रश्न पहले से ही बेहतरीन है, इनकी व्याख्या भी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो आइए इस प्रश्न का आंसर कीजिए भाई। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल ए का है, रेटिनॉल ए का है, एस्कॉर्बिक एसिड ई का है, और टोकोफेरॉल अभी यही बताया ना, टोकोफेरॉल ई का है। तो बचा क्या? थायमिन बचा है। तो थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई। कितने लोग सही आंसर लगा रहे हैं जरा बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर हाथ उठा दीजिएगा, कमेंट में हाथ जरूर उठा दीजिएगा। हाँ सर जी, हमें ऐसे पंजा देखने का मतलब थप्पड़ नहीं लगाना होता है। ऐसे पंजा उठाने का मतलब है कि भाई हाँ मैंने आंसर सही किया हुआ है। थप्पड़ हमेशा मत लगाया कीजिए, थप्पड़ आप लगा देंगे तो ऑनलाइन थप्पड़ बहुत तेजी से लगता है, जानते हैं आप लोग। पूरी सोशल मीडिया देख लेती है कि हाँ इन्होंने ऑनलाइन थप्पड़ लगाया है। तो चलिए आइए देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? पहले ही प्रश्न में अभी मिल चुका था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बनेगा? तो रेटिनॉल बनेगा। क्या बनेगा भाई? रेटिनॉल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जब इतना आसान सस्ता प्रश्न है तो इसमें फिर बताना ही क्या है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अभी भी मैंने बताया कि बेकिंग सोडा क्या होता है और धावन सोडा क्या होता है। धावन सोडा के पास ही मैंने आपको बेकिंग सोडा भी बता दिया था, बेकिंग सोडा भी बता दिया था। तो अब बताइए, बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा इसे कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो अभी अभी लिख के आया मैंने वहां ना, ऐसे ही लिखा था। तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो कहीं है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, यानी कि यही इसका राइट आंसर बन गया। राइट आंसर बन गया। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस ये बताते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो बाद में मैं देखूंगा।
बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना रासायनिक सूत्र क्या है? बिना, ये नौसादर है, ये भारी जल है, ये आपका चूना है और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर होता है, यानी कि CaO, CaO जो हो गया ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये जो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये संगमरमर या चूना पत्थर होता है, और ये नौसादर हो गया, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसे नौसादर कहते हैं। और क्या बचा? और ये बचा D2O, यानी कि इसी को भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। अब बताइए, भारी जल, सादा जल, और आपने शाही जल भी देखा, आपने शाही जल भी देखा, ठीक है। सारी चीजें जब आपने देख लिया है तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादाजी। दादाजी इसके राइट आंसर हो गए। तो आइए, शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है। तो पढ़ाया हुआ क्या था भाई? क्या मीथेन को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। चारों में से सही ऑप्शन बताएंगे आप, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलें। क्या दिक्कत कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन तो मैं बताता ही चल रहा हूँ। जैसे व्याख्या कर रहा था, व्याख्या में थोड़ा आराम से कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करवा रहा हूँ? मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन बहुत तेजी से करनी चाहिए। अब आपको समझना चाहिए कि रिवीजन करते समय बस उनको सरसरी निगाह से देखिए, आंसर लगाते निकल जाइए। ऐसे ही करनी चाहिए रिवीजन आपकी, क्योंकि पहली बार तो बहुत ध्यान से पढ़ा गया था। 15 प्रश्न, 20 प्रश्न को मैंने 45 मिनट पढ़ाया है आपको। 15 प्रश्न 45 मिनट पढ़ाने का मतलब बहुत होता है यार। एक प्रश्न पर 3 मिनट बहुत होता है। आइए, इस प्रश्न का बताइए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या होता है भाई अश्रु गैस का रासायनिक नाम? अश्रु गैस का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या फिर सोडियम सल्फेट होता है, क्या फिर टोफिनॉन होता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे अलग नाम जो दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को गैस कहते हैं, क्लोरो एसिटोफिनॉन कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो भी दी गई हैं वो दूसरे ही तरीके से दी गई हैं, तो दूसरे का ही होंगे, इसका आंसर नहीं हो सकते। तो चलिए आप इसका बताइए भाई, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इनकी रोग विटामिन, ये स्कर्वी है भाई। ये क्या है? स्कर्वी रोग है। ये स्कर्वी रोग लिखा गया है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये स्कर्वी रोग लिखा गया है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो मैं अभी भी बताया था, इससे रतौंधी हो गया, इससे बेरी हो गया, इससे आपका रिकेट्स हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी बचा, यानी कि कैप्टन बचे हैं। कैप्टन भाई, इनकी कमी से क्या हो जाता है? कैप्टन की कमी से हो जाता है आपको स्कर्वी रोग। मसूड़ों में पानी आ जाता है, मसूड़ों में खून आ जाता है, आपके पानी नहीं खून आता है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। इस प्रश्न का राइट आंसर कीजिएगा जल्दी से। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मतलब कि किसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है? तो क्या विटामिन, कौन कौन से विटामिन लिखे गए हैं भाई? अंडा, दूध, अच्छा विटामिन लिखे गए हैं, पूछ रहा हूँ, स्रोत पूछा है तो अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी, इसमें से सबसे अच्छा स्रोत पूछ रहा है। तो सबसे अच्छा स्रोत भाई, सबसे बड़ा जो है वही होगा ना, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसमें सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसका आंसर भी बन गया। सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए, सर्वोत्तम स्रोत होता है, इससे अच्छा कोई नहीं होता है विटामिन डी के लिए। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 19। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है भाई? पहले ही बता के निकला हूँ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम नहीं पूछा है भाई, विटामिन बी का रासायनिक नाम है ही नहीं इसमें। आप ध्यान से देखिए, तो लग रहा है मुझे कि इसमें मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया यार ना। देख रहे हो ना विनोद, इन्होंने बी लिख दिया है, जबकि ये बी नहीं होना चाहिए। बी के बाद इन्होंने डॉट लगाया हुआ है। डॉट कैसे बन सकता है? डॉट 7 बनाएंगे तब बन सकता है। 7 को बनाते समय डॉट बन गया था, ये वो बन गया था आपको, ठीक है, कॉमा। तो ये B7 का नाम पूछ रहा है भाई। B7 का क्या नाम होता है? जैसे कि B1 का थायमिन हो गया, थायमिन हो गया, फिर उसके बाद पायरिडॉक्सिन हो गया, फिर उसके बाद नियासिन हो गया, पेंटास्थेनिक हो गया, फिर उसके बाद आपका पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सिन के बाद क्या हो गया? बायोटीन हो गया। तो बायोटीन ही तो इसका रासायनिक नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोटीन ही इसका रासायनिक नाम होना चाहिए ना, यही तो हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप सारे नाम देखते रहिएगा, सारे नाम आपको मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र यानी कि विटामिन, भाई आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी देखा है। पीओपी का सूत्र क्या था? पीओपी का सूत्र था SO4 और इनटू
हाफ H2O। अब इसी में आप क्या करेंगे, एक हटाकर दो को ऊपर कर दीजिए, ये बन गया आपका जिप्सम का सूत्र। क्या बन गया, जिप्सम का सूत्र बन गया। देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, A B C एंड D, ये बन गए आपके सभी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैल, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैल। पढ़ने में एकदम से बैल हो तो कभी आपको नहीं आएगा, इतनी बार बताइए, दो तीन बार मैं बता रहा हूँ, चार बार बता रहा हूँ, इतने बार प्रश्न लेता हूँ, क्योंकि बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो बार लेता गया। लेकिन आप लोग अगर नहीं बता पा रहे हैं तो अब बी बार क्या है, बैल है, और बैल ही इसका राइट आंसर बन जा रहा है। देखिए बी इसका राइट आंसर बन जा रहा है भाई, CaSO4 × 2H2O, यही आपका जिप्सम का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नपुंसकता या बंध्यता, जिसे आप लोग बांझपन भी कहते हैं, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। के से क्या होता है भाई, के से होता है आपका क्या कहते हैं, हीमोफीलिया जैसी बीमारी होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और डी से क्या होता है, तो रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, और सूखा रोग जिसे कहते हैं आप लोग। तो बचा क्या आपका, बचा इसमें से ऑप्शन नंबर सी बचा है, यानी कि विटामिन ई बचा है। विटामिन ई ही नपुंसकता या बांझपन या बंध्यता जिसे कहते हैं, ऐसा रोग होता है किसकी कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलने भाई, 21 हो गया, तो 22वें पर चलते हैं। 22वां क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कि जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। रासायनिक सूत्र या विरंजक चूर्ण को यही नाम ही कहते हैं यार, नाम भी तो वही हो गया, नाम हो गया। तो नाम के साथ आप देखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये हो गया, देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं यार, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। तो आप देख लीजिए इस तरह से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इस तरह से भी देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप बस इतना जानते रहिए, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र जो भी आपको सामने दिख रहा है, जो भी याद हो याद कर लीजिए। चलिए आगे चले। बाकी नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड आप लोग जानते हैं, नाइट्रिक हम लोग जानते हैं, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सारी चीजें तो आपके सामने, ये साबुन में प्रयोग होने वाला है। नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड आप लोग जानते हैं HNO3, यानी कि बहुत बड़ा HNO3, हाँ ठीक, HNO3 ये हो गया। तो ये भी तो एक प्रकार का भाई अम्ल है, तीक्ष्ण अम्ल है, जानते हैं आप लोग तीक्ष्ण अम्ल किस काम में आते हैं भाई, जानते हैं, जितने भी होते हैं सब ज्वलनशील होते हैं। चलिए अब बताइए, साधारण नमक रोज खाते हैं आप लोग, रोज खाते हैं भाई इसको, आप NaCl को रोज खाते हैं, NaCl को रोज खाते हैं। अब इसको जो जानता होगा वो इसका नाम बना लेगा, जो जानता होगा तब नाम भी बना लेगा। सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। अरे भाई ये तो धोने का सोडा है यार, ये धोना हो गया, ये खाना हो गया। अब धोना हो गया, खाना हो गया, खाने में टेस्ट कौन लाता है, तो ये लाता है खाने में टेस्ट। खाने में टेस्ट कौन लाएगा, खाने में टेस्ट आपका नमक लाता है। तो नमक अगर कम हो गया तब भी खाना खराब हो गया, नमक ज्यादा हो गया तब भी खाना खराब हो गया, यानी कि बराबर होना चाहिए, इसकी मात्रा हमेशा लिमिट होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर लिमिट में है तो वो आपके लिए बेहतरीन है, और लिमिट से ज्यादा हुई तो कोई भी चीज हो जो आवश्यकता से अधिक हुई वो आपके लिए जहर के समान है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इसमें हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 24 पर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम कितनी बार मैं बता के आ रहा हूँ आपको, लेकिन वो नाम दिया भी नहीं है यहाँ पर। तो नया नाम आपको नियासिन देखने को मिल रहा है, नया नाम नियासिन मतलब नियासिन पेंटासिनिक, हाँ ये 3 का हो गया, B3 का हो गया, कैल्सीफेरॉल D का हो गया, और ये टोकोफेरॉल, टेको कहाँ है, बार बार लिखा जा रहा है यार, टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल E को कहा जाता है। तो जो के हो गया, के को आप लोग फिलोक्विनान या नेफ्थीक्विनान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैल जो है वही सही हो गया, बैल ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी किसानों की जो पहचान होती है वो बैल होती है, किसानों की जो पहचान होती है बैल होती है, और बैल ही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि फिलोक्विनान कहते हैं ऑप्शन विटामिन के को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए प्रश्न नंबर आपके 25 पर। मार्स गैस किसे कहते हैं भाई, मार्स गैस, मार्स मतलब क्या होता है, मार्स मतलब मंगल होता है, मंगल होता है मार्स मतलब क्या होता है, मंगल होता है। मार्स मतलब दलदल भी होता है,
मार्स मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो दलदल होता है। दलदल वाली गैस किसे कहते हैं? दलदल वाली गैस किसको कहते हैं? क्या नाइट्रोजन को कहते हैं, क्या ऑक्सीजन को कहते हैं, क्या हाइड्रोजन को कहते हैं, क्या मीथेन को कहते हैं? तो मीथेन ही इसका राइट आंसर हो गया, CH4 को ही कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? CH4 को ही क्या कहते हैं? CH4 को ही मार्स गैस कहते हैं। और ये एक प्रकार की दलदल में उत्पन्न होने वाली सड़े गले वस्तुओं में, जो पानी में सड़े गली वस्तुएं होती हैं, उनसे देखेंगे तो आपको ये गैस निकलती हुई आपको दिख जाएगी। ठीक है, कौन सी गैस है? तो मीथेन, या आप इसी को कहते हैं मार्स गैस। ठीक है, CH4 भी इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 क्या है भाई? अब देखिए यहाँ से आपको देखने को, अभी तक आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिली है, अब आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए? मजा आ रहा है ना भाई? स्पीड में मैंने करवाया, पूरी स्पीड में मैंने करवाया है। आप कहेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पीड बना दूंगा। जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन बोलूंगा ही नहीं, सीधे प्रश्न बोलकर खड़ा हो जाऊंगा कि आप 10 सेकंड में आवाज दीजिए, 10 सेकंड में आंसर कीजिए, या फिर 5 सेकंड में आंसर कीजिए। ऐसे ही करके खड़ा हो जाऊंगा, तो पूछता रहूंगा आपसे और स्पीड में चला जाऊंगा। लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ, जानते हैं आप बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो इसका भी कोई रीजन है। बिना रीजन के मैं कोई चीजें नहीं बोलता हूँ, कोई चीज करता ही नहीं बिना रीजन के। तो चलिए, ये रीजन यह है कि जितने ज्यादा प्रश्न आपसे रिवीजन करवा लिए जाए उतना ही बेहतरीन है आपके लिए। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है भाई? क्या प्रतिध्वनि में मापी जाती है? प्रतिध्वनि में नहीं मापी जाती है। ये लौट के आने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति ये देखिए हर्ट्ज है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और ये आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, तो बचा क्या? डेसिबल। डेसिबल को स्मॉल डी और स्मॉल बी में प्रदर्शित किया जाता है। इसी को कहते हैं भाई ध्वनि की प्रबलता को इसे में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें आपको बताया गया है, फिर भी दोबारा मैं बता दे रहा हूँ भाई। आप लोगों को जितनी बार आप पूछेंगे मैं बताता रहूंगा, लेकिन पेपर में ये गलत नहीं होनी चाहिए। पेपर में गलत हुआ तो फिर आपके बंटाधार हो जाएगा भाई। मैं थप्पड़ लगा दूंगा, बहुत भयंकर लगाऊंगा। फिर उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ के हट जाना। इतनी बार पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटीएम बराबर होता है, क्या होता है यार? एक एटीएम बराबर क्या होता है? तो बताइएगा जरा, एक एटीएम बराबर क्या होता है? तो ये होता है, कहाँ पे लिखा गया है भाई? देख लीजिएगा जरा, जहाँ पे भी लिखा गया हो 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल, ये जहाँ पे लिखा हो वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, यही इसका राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यही इसका राइट आंसर बन गया। भाई देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको याद हो जाए तो फिर क्या ही कहना है। देखिए हार्स पावर पूछा है, कहते हैं ना कितने हार्स पावर का इंजन है। ट्रैक्टर लेने जाते हैं, कहते हैं कितने हार्स पावर का। यार उनकर इंजन, उनकर जो ट्रैक्टरवा है बड़ा ज्यादा ताकतवर है, उनमें खींच लेते हैं कि किसको खींच लेता है। किसी भी गाड़ी को खींचना हो, ट्रैक्टर लगा दीजिए, खींच के लेकर चला जाएगा। क्यों लेकर चला जाता है? क्योंकि उसमें हार्स पावर यानी कि उसकी शक्ति जो होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो शक्ति जो ज्यादा होती है, वो पूछ रहा है एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। सोचिए, वाट तो खुद ही के बड़ा होता है, वाट तो खुद ही पावरफुल होता है, लेकिन उसके साथ देखिए 746 वाट जब होता है तब जाके एक हार्स पावर के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी में आपके रखा हुआ है। चलिए, कितनी बार बताऊं मैं आपको, कितनी बार बताऊं? ऐसी हार्स पावर रखिए ताकि हालत खराब हो जाए लोगों की। इतनी पावर रखिए अपने पास। एक डायोप्टर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? डायोप्टर किसको मापता है यार? लेंस की क्षमता को मापता है। लेंस की क्षमता को मापता है ना डायोप्टर। कितने के बराबर होता है? गलत, ऑप्शन ही गलत है। सारे के सारे ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। एक डायोप्टर बराबर कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। अगर मैं बता दूं तो एक इन्वर्स होता है, 1 मीटर इन्वर्स होता है। 1 मीटर इन्वर्स होता है ना, 1 मीटर इन्वर्स होता है। अब जान जाइए एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 मीटर इन्वर्स होता है। अब आप इसमें मीटर इन्वर्स में देखिए, कहीं दिया था? कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया। 21, 22, 21 है, इस तरह से ये थोड़ी है यार। इसके पावर माइनस में जा रहा है और यहाँ प्लस में 21, 22 दिया हुआ है। क्या ही कहना फिर। चलिए, बस मैंने बता दिया, जो बता दिया वो मान लीजिए। लीजिए, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? जरा बताइएगा। दबाव कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? दबाव यानी कि प्रेशर कहा जाता है। एक इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दबाव कहा जाता है, यानी कि प्रेशर कहा जाता है। चलिए, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति यानी कि जो प्रकाश फैलता है,
प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश का फैलाना, जिसे आप लोग इल्यूमिनेशन कहते हैं, कि निम्न में से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई लक्स मीटर, एक है ना लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर। क्या आपके दिमाग में सही था? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइए, क्या याद था आपको? प्रदीप की मैंने आपको बताया था कि प्रदीप क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो फैलती जाती है ना, देखते हैं आप, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्रदीप्त कहा जाता है। अब वही जो इल्यूमिनेशन है यानी कि प्रदीप्त है, प्रदीप्त को किससे मापा जाता है, तो लक्स मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लक्स मीटर से मापा जाता है। पीएच मीटर नहीं होता है भाई, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है। मीटर गलत लिखा है, यानी कि पैमाना ही गलत लिखा था यहाँ पे। अब इसके बाद चलें तो भाई ये देखिए, यही इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 हो गया, 31 हो गया। अब देखते हैं कितने प्रश्न और हैं भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं होने चाहिए अभी, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है, 31 हो गया, 4 और बचे हैं। 4 प्रश्न और करते हैं, चलते हैं अपने घर, अपने घर चलते हैं 4 प्रश्न और करके। एक किलोवाट बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है भाई? 3.6 गुणे 10 की घाते गुणे 10 की घाते 6 होना चाहिए। जहां पर जूल ये होना चाहिए, जहां पर भी लिखा हो वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस में लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कैप्टन आज ज्यादा सही हो रहे हैं, कैप्टन आज ज्यादा सही हो रहे हैं भाई। कैप्टन इतने ज्यादा सही हो जाएंगे तो सारे मैच जीत जाएंगे हम लोग। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 33 आपके पास, 33 प्रश्न आ गया। मैलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल जो होता है इसका मतलब होता है आघातवर्धनीयता। ये किसको दर्शाता है? धातु के गुण को दर्शाता। अरे यार मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, पहले ही बोल गया। चलिए धातु के गुण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? धातु के गुण को मैलिएबल दर्शाता है। मैलिएबल मतलब क्या होता है? पीटने से चद्दर के रूप में बढ़ता जाएगा, आघातवर्धनीयता कहते हैं इसको। चलिए एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह पर चमकदार होती है? जिससे उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है भाई। जिससे उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है, वो बताना है आपको। चलिए एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है, जरा बताइएगा। चमकदार होती है तो क्या होती है भाई? चमकदार तो धात्विक चमक कहते हैं उसको।